गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने शूडो रैंडम सीक्वेंस और पीएन सीक्वेंस की डिटेल में डिस्कशन किया था। आज हम उस पीएन सीक्वेंस पर न्यूमेरिकल देखेंगे कुछ कि क्या किस तरीके से पीएन सीक्वेंस के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं और किस तरीके से पीएन सीक्वेंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बहुत सिंपल है। ऑलरेडी हमने इस तरीके के क्वेश्चन अपने डिजिटल लॉजिक डिजाइन के सब्जेक्ट में देखे होंगे आप लोगों ने, जिसमें हमारे पास शिफ्ट रजिस्टर्स होते हैं जिसमें डेटा को शिफ्ट करना है, लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है विद द हेल्प ऑफ और एक्सॉर गेट और विद द हेल्प ऑफ पैरिटी जनरेटर और मॉड्यूलेटिव एडर। तो हम सेम सारे जितने भी मैंने फंक्शंस तीनों नाम लिए, तीनों सेम आउटपुट जनरेट करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे एक एग्जांपल आपके सामने गिवन है। पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है उसको देखेंगे, फिर सिक्वेंशियली हम समझेंगे कि किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो बहुत सिंपल सा अप्रोच है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं इस तरीके के, और एक बार आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेंगे, देख लेंगे, तो आप 100% इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे एग्जाम में। इसमें जो थोड़ी बहुत कंफ्यूजन या दिक्कत होती है उसमें स्टेप जब आप शिफ्टिंग करते हैं उसका ध्यान रखना होता है, क्योंकि अक्सर शिफ्टिंग करने में डेटा अगर गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर डिपेंडेंसी है एक आउटपुट की दूसरे आउटपुट पर। अगर आपका एक भी डेटा गलत हो गया तो सारे उसी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। एक भी बिट गलत होगी तो सारे के सारे आगे के रिजल्ट गलत हो जाएंगे। जैसे अभी मैंने एग्जांपल उठाया, इस एग्जांपल ये एक बुक का एग्जांपल था जिसमें एक जगह या दो जगह मिस्टेक थी। मैंने उस मिस्टेक को करेक्ट कर दिया। मैंने ऑब्जर्व किया कि अगर एक जगह भी गलती होती है तो गलती फिर रिपीटेड फॉर्म में आगे बढ़ती जाएगी। तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, फिर उसे सॉल्व करना है। चलिए हम क्वेश्चंस देखते हैं क्या है। क्वेश्चन आपके सामने गिवन है। क्वेश्चन गिवन है, फॉर द पीएन सीक्वेंस जनरेटर शोन इन फिगर ऑब्टेन एंड ड्रॉ द पीएन सीक्वेंस। ये क्वेश्चन हमारे सामने है कि हमारे पास एक पीएन सीक्वेंस जनरेटर गिवन है। जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था कि पीएन सीक्वेंस जनरेटर इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ अ लीनियर फीडबैक, a combination of a D flip-flop resistors, and the feedback mechanism is provided with at the output of those flip-flop, and that feedback mechanism is using any kind of algorithm. Here we are using an XOR gate, and the output of that XOR gate is connected at the input of the first flip-flop. तो ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट आपको दिख रहा है। यहाँ पे तीन flip-flop है, flip-flop number 1, flip-flop number 2, flip-flop number 3. Input of flip-flop number 1 is D1, which is also the output of the XOR gate, and the input of flip-flop 2 is D2, input of flip-flop 3 is D3, and the corresponding outputs are Q1, Q2, and Q3. All are in synchronous form. A clock signal is provided which activate all the flip-flops simultaneously. Clear? तो क्वेश्चन ये है हमारे पास कि हमें पीएन सीक्वेंस गिवन है। जाहिर सी बात है, अगर पीएन सीक्वेंस हमें ऑब्टेन करना है तो यहाँ पे ध्यान देने की बात यहाँ पे गिवन नहीं है, लेकिन एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, जो लास्ट फ्लिप फ्लॉप है आपका Q3, जो भी Q3 की वैल्यू होगी वही पीएन सीक्वेंस आपका होगा। तो अब जो भी इनिशियल वैल्यू, जो भी वैल्यू इसमें आप इंसर्ट करेंगे, फिर शिफ्टिंग करेंगे, ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, शिफ्टिंग करेंगे, ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, हर बार Q3 की वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो जैसे जैसे Q3 की वैल्यू चेंज होती जाएगी वही Q3 की वैल्यू को हम नोट डाउन करते जाएंगे और हम ये ऑब्जर्व कर लेंगे कि जो Q3 की वैल्यू है वही हमारा पीएन सीक्वेंस है। क्लियर है? तो देखिए इन्होंने किस तरीके से सॉल्व किया। इन्होंने कहा लेट अस अज्यूम दैट द इनिशियल स्टेट ऑफ द शिफ्ट रजिस्टर इज Q3, Q2, Q1 is equal to 0, 0 and 1। अब बात समझने की है कि क्यों हम जरूरी है कि हम 0, 0, 1 ही लेके चलें? क्या हम 0, 1, 0 नहीं लेके चल सकते? क्या हम 0, 1, 1 लेके नहीं चल सकते? हम चल सकते हैं। मैंने आपको बताया कि सीक्वेंस पीरियोडिक इन नेचर होता है। केवल एक स्टेट नहीं ले सकते आप जिसमें सारे के सारे फ्लिप फ्लॉप की वैल्यूज क्या होगी आपकी? 0 हो जाएगी। केवल उस स्टेज को हमें अवॉइड करना है, बाकी सारी स्टेजेस को हम कंसिडर कर सकते हैं पॉसिबल कॉम्बिनेशन को, क्योंकि अल्टीमेटली जब वो सर्किल में रोटेट होगा तो वो सारी की सारी वैल्यूज ऑटोमेटिकली आनी ही आनी। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो यहाँ पर हमने एक कंडीशन ले ली है Q3, Q2, Q1 is equal to 0, 0, 1। आगे कह रहा है द आउटपुट ऑफ Q2 एंड Q3, जैसा डायग्राम में दिख रहा है, द आउटपुट्स ऑफ Q2 एंड Q3 आर कनेक्टेड टू अ मॉडुलो 2 एडर which is also known as an XOR gate। modulo 2 adder भी वही है, XOR gate भी वही है। So the output of Q2 and Q3 is connected to the input of an XOR gate, and the output of XOR gate is connected at the input of first flip flop। तो ये साइक्लिक कोड आपका जनरेट करने लगेगा। क्लियर है? तो इस पूरे के पूरे ऑपरेशन को समझने के लिए इन्होंने एक टेबल ड्रॉ कर ली है। क्या करेंगे? ये इनिशियल कंटेंट इनका क्या था? Q3, Q2, Q1 is equal to 0, 0, 1 था। जब इन्होंने कोई क्लॉक अप्लाई नहीं की थी तो Q3, Q2, Q1 पे 0, 0, 1 की कंडीशन थी। Q3, Q2, Q1 1 था। इसका मतलब ये हुआ कि Q2 जो कि XOR गेट के इनपुट पे लगा हुआ है वो भी 0 होगा, Q3 जो XOR गेट के इनपुट पे लगा है वो भी 0 था। 0, 0 की जोरिंग हुई होगी, आउटपुट पे आपको क्या मिला होगा? अगेन 0। आपको पता है XOR गेट का टेबल, if you have a similar number of input it will generate 0, if you have a different inputs, that is a combination of 0 and 1 or 1 or 0, it will generate the output 1।
सो यहाँ पर Q2 एंड Q3 दोनों 0 0, तो जाहिर सी बात है XOR गेट का आउटपुट क्या जनरेट हुआ होगा, 0 जनरेट हुआ होगा। वो 0 जाके कहाँ गया होगा, D1 के पास गया होगा। तो अभी तक इतनी ऑपरेशन हुआ होगा, यानी D1 की वैल्यू क्या रही होगी, 0 रही होगी, और D2 की वैल्यू क्या रही होगी, D2 की वैल्यू जो पहले Q1 की वैल्यू थी वो D2 की वैल्यू हो जाएगी, जो पहले Q2 की वैल्यू थी वो D3 की वैल्यू हो जाएगी। तो अभी हमारे पास जो वैल्यूज गिवन है वो 0 0 1 है। हम ऑपरेशन टेबल की तरह देखें, टेबल में समझेंगे किस तरीके से ऑपरेशन होता है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे हमें टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो देखते हैं टेबल में क्या क्या ड्रॉ करना है, देखते हैं। गिवन है और स्टेबल का नाम रखा है इन्होंने ऑपरेशन ऑफ द पीएन सीक्वेंस जनरेटर, से मैक्सिमम लेंथ सीक्वेंस जनरेटर भी कहते हैं, चाहे पीएन सीक्वेंस जनरेटर कहते हैं। क्लॉक पल्सेस दे रखी हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब चलता रहेगा क्योंकि क्लॉक पल्स तो हम जब तक देते रहेंगे तब तक ऑपरेशन ये चलता रहेगा। लेकिन होगा क्या, एक टाइम पीरियड के बाद वो क्या करेगा, अपने आप को रिपीट करने लगेगा। कितने टाइम पीरियड के बाद रिपीट करेगा, कल मैंने आपको बताया द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द सीक्वेंस इज गिवन बाय 2 raised to the power m-1, or the period of that pn sequence is given by 2 raised to the power m-1, where m is the number of shift registers. If we are going to put the value of m in this equation, so 2 raised to the power 3 minus 1 is equal to 7. So the pn sequence generated by this arrangement has a period of 7. Clear है? चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास शिफ्ट रजिस्टर्स के आउटपुट लिखे हुए हैं Q3, Q2 एंड Q1। सो Q3, Q2, Q1 हमने क्या सपोज किया था, Q3, Q2, Q1 हमने सपोज किया था 0 0 1। हमने यहाँ पे लिख दिया कि Q3, Q2, Q1 की इनिशियल वैल्यू है 0 0 1। एक्सॉर गेट के इनपुट पे क्या जा रहा था, एक्सॉर गेट के इनपुट पे जा रहा था Q3 एंड Q2। Q3 और Q2 की एक्सॉरिंग होगी तब एक्सॉर गेट का आउटपुट जनरेट होगा। तो क्लियर है, यहाँ पर हमने Q3 और Q2 को एक्सॉर किया और एक्सॉर गेट का आउटपुट जनरेट किया, जो आपका थर्ड कॉलम में उसको रिप्रेजेंट हो रहा है। तो एक्सॉर गेट जो Q3 की वैल्यू थी वो 0 थी, Q2 की वैल्यू भी 0 थी, 0 0 की एक्सॉरिंग होगी तो 0 जनरेट होगा। मैंने आपको बताया था कि जो भी Q3 की वैल्यू होगी वही आपका पीएन सीक्वेंस होगा। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको Q3 की इनिशियल वैल्यू क्या थी, 0 थी, वही पीएन सीक्वेंस 0 हो गया। तो पीएन सीक्वेंस आपने Q3 इक्वल टू 0 यहाँ पर मेंशन कर दिया है। आगे चलते हैं। फिर हमने क्या किया, फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई किया। जैसे ही हमने फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई किया, क्या होगा आपका, डायग्राम में देखिएगा पहले। जैसे ही हम फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे, फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई करते ही क्या होगा आपका, जो भी वैल्यू आपके एक्सॉर गेट के आउटपुट पे आ रही थी वो किस में चली जाएगी, फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप में चली जाएगी। अब टेबल में देखिए, एक्सॉर गेट के आउटपुट पे क्या वैल्यू आ रही थी, 0 आ रही थी। Q3 Q2 एक्सॉर होके 0 आ रहा था, वो 0 देखिए एरो से दिखाया गया, कहाँ चला गया, Q1 के पास चला गया। Q1 क्या है, फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप को रिप्रेजेंट कर रहा है। और क्या होगा, अब पहले जो Q1 की वैल्यू थी वो अब किसमें चली गई होगी, फ्लिप फ्लॉप नंबर 2 में चली गई। फ्लिप फ्लॉप 1 की जो पहले वैल्यू थी अब फ्लिप फ्लॉप नंबर 2 में चली गई होगी। तो Q1 क्या हो गया होगा, Q2 हो गया होगा। और क्या हुआ होगा, क्योंकि शिफ्टिंग हो रही तो फ्लिप फ्लॉप 2 की जो वैल्यू रही होगी वो फ्लिप फ्लॉप 3 में चली गई, यानी Q2 क्या हो गया, Q3 हो गया होगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है साफ साफ कि जो आउटपुट है वो Q1 में गया, Q1 की वैल्यू Q2 में गई, Q2 की वैल्यू Q3 में गई। तो यहाँ पर क्लॉक पल्स जैसे ही आपने अप्लाई किया, क्लॉक पल्स नंबर 1 अप्लाई किया, Q1 की वैल्यू Q2 में चली गई, Q2 की वैल्यू Q3 में चली गई, और जो आउटपुट जनरेट हो रहा था 0 किस में चला गया, आपका Q1 में चला गया। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अब ये सारा अरेंजमेंट हो चुका है। अब यहाँ इसी लाइन में ऑब्जर्व करिए, अब एक्सॉर गेट के इनपुट पे क्या होगा, अगेन Q3 और Q2 ही होने वाले हैं। तो एक्सॉर गेट के इनपुट पर अगेन Q3 होगा, Q2 होगा। तो Q3 और Q2 दोनों की वैल्यू क्या है, 0 है और 1 है। तो 0 और 1 की आपस में जोरिंग होगी तो आउटपुट क्या जनरेट होने वाला है, 1 जनरेट होने वाला है। यहाँ पे दिख रहा है आपको, जैसे ही आपने Q3 और Q2 दोनों की जोरिंग की तो आउटपुट आपका क्या जनरेट हो गया, 1 जनरेट हो गया। और उसी समय Q3 की वैल्यू भी आप लिख लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हर टाइम आपको Q3 की वैल्यू लिखनी, वही पीएन सीक्वेंस रिप्रेजेंट कर रहा है। तो Q3 की वैल्यू क्या हो गई आपकी, 0 हो गई। ये फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई करने के बाद का ऑपरेशन है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो Q3 Q2 Q1 की नई वैल्यू क्या हो गई, 0 1 0, और उसका आउटपुट आ रहा है 1, और पीएन सीक्वेंस क्या हो गया, 0 हो गया। अब सेकंड नंबर क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे। सेकंड नंबर क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे तो क्या ऑपरेशन होगा, जाहिर सी बात है, एक्सॉर गेट का आउटपुट जो कि 1 आ रहा था, यहाँ पे मैंने इंडिकेट कर रखा है कि यहाँ पर जो Q3 Q2 का आउटपुट 1 आ रहा था वो अब किसमें शिफ्ट होगा, फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप में शिफ्ट होगा, यानी 1 किसमें ट्रांसफर हो गया, Q1 में ट्रांसफर हो गया। Q1 की जो पहले वैल्यू थी वो क्या थी, 0 थी, 0 किसमें ट्रांसफर हो गई, Q2 में ट्रांसफर हो गई। उससे पहले Q2 की वैल्यू क्या थी, 1 थी,
वो किस में ट्रांसफर हो गई, Q3 में ट्रांसफर हो गई। क्लॉक नंबर 2 की बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। Q1 के पास किसका आउटपुट आया, XOR गेट का आउटपुट आया जो कि 1 था। Q1 की वैल्यू जो पहले 0 थी वो Q2 में चली गई, और Q2 की पहले जो वैल्यू 1 थी वो Q3 में चली गई। अभी इनिशियल कंटेंट, अब जो प्रेजेंट कंटेंट है वो Q3 Q2 Q1 की क्या हो गए, 1 0 1 हो गए। अब आउटपुट क्या होगा, आपको पता है आउटपुट एक्सऑरिंग हो रही है Q3 Q2 की, तो Q3 क्या था 1, Q2 आपका 0, तो 0 और 1 की जोरिंग होगी तो आउटपुट क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। और Q3 आपको हर बार नोट करना है, Q3 की वैल्यू 1 है तो आपने वहां पे पीएन सीक्वेंस 1 नोट डाउन कर लिया। क्लॉक नंबर 2 पल्स हमारा खत्म हो चुका है। क्लॉक नंबर 2 पल्स के बाद हमारी कंटेंट की वैल्यू है 1 0 1, आउटपुट है हमारा 1 और पीएन सीक्वेंस हो गया 1। क्लियर, आगे चलते हैं। क्लॉक पल्स नंबर 3 देखते हैं। क्लॉक पल्स नंबर 3 में क्या होगा, सबसे पहले जो क्लॉक पल्स नंबर 2 का आउटपुट है, एक्सऑर गेट का जो आउटपुट है 1 आया था, वो सबसे पहले किस में शिफ्ट होगा, सबसे पहले सर वो Q1 में शिफ्ट होगा। ठीक है, वो Q1 में शिफ्ट हो गया। और क्या हुआ होगा सर, Q1 की पहले की जो वैल्यू है वो आपकी किस में शिफ्ट हुई होगी, Q2 में शिफ्ट होगी। ठीक है, मैं क्लॉक पल्स नंबर 3 की बात कर रहा हूँ। जो पहले Q1 की वैल्यू थी अब Q2 में शिफ्ट हो गई, मैंने एरो से इंडिकेट कर रखा है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। और फिर जो पहले Q2 की वैल्यू थी वो किसमें शिफ्ट हो गई, Q3 में शिफ्ट हो गई। क्लॉक नंबर पल्स 3 को देख रहे हैं हम यहाँ पर, फिर मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूँ। Q1 की पहले वैल्यू क्या थी 1, जैसे क्लॉक पल्स नंबर 3 अप्लाई किया वो कहां शिफ्ट हो गई, Q2 में शिफ्ट हो गई। क्लियर, Q2 की पहले वैल्यू क्या थी 0, जैसे ही क्लॉक पल्स अप्लाई किया 0 कहां शिफ्ट हो गया, Q3 में 0 पे शिफ्ट हो गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। फिर आप आउटपुट निकालेंगे, आउटपुट किससे निकलेगा, Q3 और Q2 को एक्सऑर करके। Q3 की वैल्यू क्या है 0, Q2 की वैल्यू क्या है 1, 0 और 1, ये रहा 0, ये रहा आपका 1। तो 0 और 1 इन दोनों की जोरिंग होगी तो आउटपुट क्या जनरेट होगा आपका, 1 जनरेट होगा। और Q3 क्या था, Q3 आपकी इस कंडीशन में 0 था, तो आपने पीएन सीक्वेंस में भी क्या लिख लिया यहाँ पर, 0 लिख लिया। इसका मतलब हुआ कि आपका क्लॉक पल्स नंबर 3 जैसे ही आपने फिनिश किया, आपके Q3 Q2 Q1 की वैल्यू हो गई 0 1 एंड 1। एक्सऑर गेट का आउटपुट क्या आ गया आपका 1, और पीएन सीक्वेंस क्या हो गया 0 हो गया। इसी तरीके से हमें आगे बढ़ते जाना है। जब हम क्लॉक नंबर पल्स 4 अप्लाई करेंगे, तो क्लॉक पल्स नंबर 4 अप्लाई करने के बाद क्या होगा, जो आउटपुट आ रहा था क्लॉक पल्स नंबर 3 में, क्या आउटपुट आ रहा था, 1 आ रहा था। 1 किसमें शिफ्ट हो जाएगा, Q1 में। Q1 की पहले की वैल्यू क्या थी 1, किसमें शिफ्ट हो जाएगा, Q2 में शिफ्ट हो जाएगी। यहाँ पर Q2 की पहले की वैल्यू क्या थी 1, किसमें शिफ्ट हो जाएगी, Q3 में शिफ्ट हो जाएगी। तो अब कंटेंट क्या हो गया, फोर्थ क्लॉक के बाद 1 1 1 ट्रिपल 1 हो गए। आउटपुट क्या आएगा सर, Q3 की वैल्यू 1 है, Q2 की वैल्यू 1 है, दोनों का एक्सॉरिंग होगा, आउटपुट क्या आ जाएगा, 1 और 1 का एक्सॉर होता है, आउटपुट आएगा 0। समझ में आया कि नहीं समझ में आया। और Q3 की वैल्यू क्या थी 1 थी, तो 1 को उठा के हमने कहां पे रख दिया, पीएन सीक्वेंस 1 में रख दिया। यानी फोर्थ क्लॉक पल्स के बाद हमारा जो इनिशियल कंटेंट्स, जो रजिस्टर के कंटेंट थे वो हो गए 1 1 1, आउटपुट है हमारे पास 0 और पीएन सीक्वेंस है 1। ये फोर्थ क्लॉक पल्स के बाद हो गया। फिर जैसे ही हमने फिफ्थ क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे, अगेन आउटपुट आपका Q1 में शिफ्ट होगा, Q1 की वैल्यू Q2 में, Q2 की वैल्यू Q3 में। आपका कंटेंट हो जाएगा 1 1 0, और आपके Q3 और Q2 की एक्सॉरिंग होगी, आउटपुट 0 आएगा, Q3 की वैल्यू 1 होगी। फिर आप सिक्स क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे, 0 जो आउटपुट में था वो Q1 में शिफ्ट होगा, Q1 की जो पहले वैल्यू 0 थी वो Q2 में शिफ्ट होगी, Q2 की जो पहले वैल्यू थी Q3 में शिफ्ट होगी। सिक्स क्लॉक पल्स के बाद आपके रजिस्टर की वैल्यू हो जाएगी 1 0 एंड 0, 1 0 की जोरिंग होकर आउटपुट आएगा 1। आपने पीएन सीक्वेंस नोट डाउन कर लिया, उसकी वैल्यू कितनी आ रही थी, 1 आ रही थी। अब यहाँ पर पीएन सीक्वेंस काउंट करिए कितने हो गए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। यानी आपके 6 क्लॉक पल्सेस के बाद आपके पीएन सीक्वेंस का टोटल नंबर ऑफ लेंथ कितना हो चुका है, 7। मैंने आपको बताया था पीएन सीक्वेंस की लेंथ कितनी होती है, 7। अब 7, क्योंकि आप 2 रेज़ टू द पावर -1 के अकॉर्डिंग हम की वैल्यू 3 पुट करिए, 2 रेज़ टू द पावर 3 -1 इज इक्वल टू 7। 7 नंबर ऑफ बिट्स जनरेट होगी। अब उसके बाद क्या होगा, 8 बिट जो जनरेट होगी वो अब रिपीट होने वाली। यहाँ पे देखिए मैंने राइट साइड में लिख रखा है, द सीक्वेंस रिपीट आफ्टर दिस। यहाँ पे देख रहे हैं आप, आपका सीक्वेंस क्या जनरेट हुआ था, 00 10 111। ये देख रहे हैं, 00 10 111। अब उसके बाद फिर जैसे ही आगे ऑपरेशन, क्योंकि 7 टाइम पीरियड तो कंप्लीट हो गया, अब उसके बाद जैसे ही अब आगे बढ़ेंगे, ये तो खत्म नहीं होने वाला, ये तो चलने वाला है। तो आपको क्या दिख रहा है, यही सीक्वेंस फिर रिपीट हो रहा है, 00
1 0 एंड सो ऑन। आगे हमने बनाया नहीं है, वो चलता रहेगा। तो आपका जो टोटल पीएन सीक्वेंस है वो यही होगा, 00101111 00101111, यही अगेन एंड अगेन रिपीट होता रहेगा, और ये सिग्नल क्या हो जाएगा आपका, पीरियोडिक इन नेचर हो जाएगा। आपको सारी बात समझ में आए कि नहीं समझ में? ये टेबल बहुत सिंपल है। आप डायग्राम को देखने के बाद इस टेबल को ड्रॉ करेंगे। Q3 Q2 Q1 की वैल्यू में आपने इनिशियल कंटेंट 001 रखा था, कोई मैंडेटरी नहीं है, आप 010 भी रख सकते हैं, आप कुछ भी रख सकते हैं। आखिरी 7 टाइम के बाद वो अपने आप को रिपीट करेगा ही करेगा। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि ये अरेंजमेंट पीएन सीक्वेंस जनरेट करने के लिए था। अब आगे चलते हैं कि क्या हमारा पीएन सीक्वेंस तो मिल गया, 00101111, ये हमारा पीएन सीक्वेंस मिल गया है। इस पीएन सीक्वेंस से और क्या चीजें हम ऑब्टेन कर सकते हैं? नीचे कुछ चीजें और ऑब्टेन की गई है, देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे लिखा है द पीएन सीक्वेंस ऑब्टेन्ड एट Q3 आउटपुट इज एज शोन इन फिगर 6.5 भी। तो यहाँ पर उन्होंने दिखा रखा है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपके पास क्या है, 00101111। अब ये पूरा का पूरा जो 7 बिट का टाइम पीरियड है, 00101111, ये फिर रिपीट होगा 00101111। तो इस तरीके से इन्होंने बना रखा है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे किया है इन्होंने? इन्होंने यूज किया है बाइपोलर एनआरजेड फॉर्मेट। बाइपोलर एनआरजेड फॉर्मेट आपको पता है, मैंने बताया था। बाइपोलर एनर्जी नॉट रिटर्निंग टू जीरो है। नॉट रिटर्निंग का जीरो का मतलब हुआ कि पूरे के पूरे टाइम पीरियड के लिए लॉजिक अगर जीरो है तो जीरो रहेगा, वन है तो वन रहेगा। बाइपोलर का मतलब ये हुआ कि डुअल पोलरिटी यूज कर रहे हैं। अगर आप जीरो यूज कर रहे हैं तो निगेटिव वोल्टेज से दिखाइए, वन रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो पॉजिटिव वोल्टेज से दिखाइए। क्लियर है ना? आपको ध्यान है ना? यूनिपोलर बाइपोलर लाइन कोडिंग इस बार भी है। आपके जो 6 सेमेस्टर में डिजिटल कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं, लाइन कोडिंग उसमें भी है। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल है। हमने 5th यूनिट में डिस्कस किया था, उसको रिवाइज कर लीजिएगा। यूनिपोलर एनर्जेट, बाइपोलर एनर्जेट, उसके बाद यूनिपोलर आरजेट, बाइपोलर आरजेट, स्प्लिट फेज मैनचेस्टर एंड क्वार्टनरी एनर्जेट, क्वार्टनरी फॉर्मेट। इस जितने भी मैंने चीजें बताई थी आपकी, वो सारी की सारी चीजें आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, वो सारी चीजें यहाँ पर। फिलहाल यहाँ पे इन्होंने क्या यूज किया है, बाइपोलर एनर्जेट फॉर्मेट। तो बाइपोलर एनर्जेट फॉर्मेट में क्या कर रहे हैं ये, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो 0 था उसको नेगेटिव वोल्टेज से रिप्रेजेंट किया, 1 को हाई वोल्टेज से रिप्रेजेंट किया, फिर 0 को नेगेटिव वोल्टेज से रिप्रेजेंट किया, फिर 111 को हाई वोल्टेज से रिप्रेजेंट किया, और यही पल्स रिपीट हो रही बार 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 बार। ये जो पल्स बन के आई है, इसी पल्स को हम क्या कर रहे हैं, पीएन सीक्वेंस कर रहे हैं। यही कैरियर सिग्नल की तरह यूज होगा स्प्रेड स्पेक्ट्रम कम्युनिकेशन परफॉर्म करने के लिए। हम इसी पीएन सीक्वेंस को यूज करने वाले हैं। यही पीएन सीक्वेंस जाके आपके मैसेज सिग्नल के साथ मिक्स होगा या इसका मॉड्यूलेशन होगा, और फिर आपको रिजल्टेंट स्प्रेड स्पेक्ट्रम सिग्नल ऑब्टेन होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। विदाउट पीएन सीक्वेंस इट्स नॉट पॉसिबल टू जनरेट दैट स्प्रेड स्पेक्ट्रम सिग्नल। तो पीएन सीक्वेंस जनरेट कैसे हुआ, ये आपको अभी दिखा यहाँ पर, ये सिग्नल जनरेट हुआ। इससे कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज भी मिल रही है, कुछ पता और चल रहा है, नीचे देखते हैं। इन्होंने यहाँ पे दिखा रखा है, मैंने पहले ही बताया था कि जो आपके ये 7 बिट्स मिले हैं, ये 7 के 7 बिट तो पूरे के पूरे एक पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पीएन सीक्वेंस के। हर एक इसमें जो सिंगल बिट है, जो आपका 0 है, 0 है, 1 है, 0 है, 111 है, हर एक सिंगल बिट के ड्यूरेशन को हम कहते हैं चिप ड्यूरेशन। आप इसको हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखा है टीसी से, और पूरे के पूरे बिट टाइम इंटरवल को ये कह रहे हैं टीबी। तो टीबी कितना होना चाहिए, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पीरियड। तो नंबर ऑफ पीरियड कितना था, एन इक्वल टू 7 था, और यहाँ पर टीबी की वैल्यू आपके टीसी, तो 7 इंटू टीसी विल प्रोवाइड यू द टीबी। तो एन की वैल्यू 7 है, 7 इंटू टीसी विल प्रोवाइड यू द होल टाइम पीरियड ऑफ दैट पीएन सीक्वेंस। क्वेश्चन में उन्होंने ऑब्जर्वेशन भी, कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन लिख रखे हैं, देखते हैं क्या है। पहला कह रहा है, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम द गिवन फिगर may be listed as the length of the PN sequence obtained at the Q3 output is equal to 2 raised to the power m-1, जैसा मैंने कहा, तो वही सेम स्टेटमेंट है। In this case m is equal to 3, m representing the number of flip-flop. Hence, the maximum length of the sequence is n is equal to 2 raised to the power 3 minus 1 is equal to 7. क्लियर है? ये तो हमने पहले डिस्कस किया था। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं ये। ऑब्जर्वेशन क्या है, द पीएन सीक्वेंस रिपीट इटसेल्फ आफ्टर 7 क्लॉक पल्स। क्योंकि मैंने पहले बताया था पीएन सीक्वेंस क्या है आपका, पीरियोडिक इन नेचर है, तो 7 क्लॉक पल्स के बाद, 7 मतलब 0 को काउंट करके बोल रहे हैं, 0 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने हो गए, 7 हो गए। तो 7 क्लॉक पल्स के बाद वो अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, बिकॉज़ इट इज पीरियोडिक इन नेचर। आगे, द पीएन सीक्वेंस इज एन एनआरजेट टाइप सिग्नल। मैंने कहा ना, रिप्रेजेंटेशन के लिए हमने क्या यूज किया है, बाइपोलर एनआरजेट सिग्नल यूज किया है, जिसमें logic 1 is represented by +1 and binary 0 is represented by -1. वो voltage level उन्होंने ले रखा है। The duration of every bit is known as chip duration TC and the chip rate। अगर आपसे पूछे कि जो आपने पीएन सीक्वेंस जनरेट किया सर, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है या फिर उसकी बैंडविड्थ कितनी है, तो जाहिर सी बात है एक बिट का टाइम ड्यूरेशन 1 upon that time duration will provide you the
फाइनल फ्रीक्वेंसी और द ट्रांसमिशन रेट। यहाँ पे दोनों दिखा रखा है, द आरसी इज इक्वल टू 1/TC। तो जो भी आपकी टीसी की वैल्यू की यहाँ पुट करिएगा, सपोज करिए आपकी टीसी की वैल्यू है यहाँ पर 1 माइक्रोसेकंड, तो आरसी कितना हो जाएगा 1 मेगाहर्ट्ज। 0.1 माइक्रोसेकंड इट विल बिकम 10 मेगाहर्ट्ज, 0.01 माइक्रोसेकंड इट विल बिकम 100 मेगाहर्ट्ज। So this will represent the frequency of the PN sequence, the generation of the frequency of the PN sequence. Clear है? The period of the PN sequence again repeated here, dV is equal to n into t. So these are the important observation in the PN sequence, क्योंकि क्वेश्चन कभी पूछ सकता है ना आपको कि जो आपने PN sequence जनरेट किया है वो कितने टाइम पीरियड का था, उसमें एक चिप ड्यूरेशन की वैल्यू 0.1 माइक्रोसेकंड है, टोटल टाइम पीरियड कैलकुलेट करिए, उसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करिए। तो विद द हेल्प ऑफ दीज फॉर्मूलाज वी कैन कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट PN sequence, we can calculate the time period of the PN sequence and so on. क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इन्होंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी यहाँ पे लिख रखा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आपका? इट मे बी नोटेड दैट द चॉइस ऑफ 100 as the initial state is an arbitrary choice. Any other state of the remaining 6 can be treated as the initial state. जो मैंने आपसे कहा था, आप 100 या 001 लेने के लिए बाउंड नहीं है, आप 011 भी ले सकते हैं, आप 111 भी ले सकते हैं, बस 000 वाली स्टेट एक्सक्लूड करनी है। आप कोई भी स्टेट लेके चलेंगे आपको सेम उसी तरीके से पीएन सीक्वेंस मिलने वाला है विद रिपीटेशन। क्लियर हुआ एग्जांपल? ये एग्जांपल बहुत सिंपल था, एग्जांपल आपके एग्जाम में आया भी हुआ है, तो वो सिंपल सा एग्जांपल है, इसकी हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है यहाँ पर जो गिवन है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से, और मैं चाहता हूँ क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा, क्योंकि इसका सोल्यूशन तो है, मैं सोल्यूशन तो आपको भेज ही दूंगा, एक बार क्वेश्चन देख लीजिए और ये क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है PN sequence is generated using a feedback shift resistor of length 4 इंच, फ्लिप फ्लॉप यूज किया है। Find the generated output sequence if the initial content of the shift resistor is 1000, if the chip rate is, अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे इन्होंने क्या दे रखा है, RC की वैल्यू दे रखी है। RC को क्या कह रहे हैं, ये चिप रेट, जिससे हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर रहे थे, कितनी थी 10⁻⁷ चिप्स पर सेकेंड। RC इज इक्वल टू क्या था 1/TC, यानी यहाँ पर अगर आपको TC निकालनी तो क्या करना पड़ेगा 1/RC। RC की वैल्यू क्या है 10⁻⁷, so 1/10⁻⁷ will provide you how much value, 0.1 microsecond. You will get the time period of one chip duration. आगे calculate the chip and PN sequence duration. chip sequence तो मैंने आपको कैलकुलेट करके दे दिया 0.1 माइक्रोसेकंड, और PN sequence duration निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, PN sequence निकालने के लिए टोटल टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा। तो टोटल टाइम पीरियड आपको पता है 4 फ्लिप फ्लॉप यूज हो रहे हैं, तो 4 फ्लिप फ्लॉप का फॉर्मूला लगाती है 2⁻m-1, m equal to 4, 2⁴ is equal to 16, -1 is equal to 15. So PN sequence duration will be 15 into 0.1 microsecond, it will become 1.5 microsecond. समझ में आएंगे? समझ में? And period draw its scheme arrangement, यानी PN sequence अरेंजमेंट करना है। तो ये क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है किस तरीके से अरेंजमेंट है, Q3, Q2, Q1, Q0 की वैल्यू 0001 है, उसी तरीके से टेबल बना के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर निकल आएगा। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं ये फ्री के मार्क्स एक तरीके से समझ लीजिए, आपको शिफ्टिंग करनी है, एक्सोरिंग करनी है और फाइनल रिजल्ट फाइंड आउट कर लेना है। तो PN अभी तक हमने जो स्प्रेड स्पेक्ट्रम कम्युनिकेशन में डिस्कस किया, स्प्रेड स्पेक्ट्रम कम्युनिकेशन क्या होता है, उसकी एप्लीकेशंस क्या होते हैं, PN सीक्वेंस क्या होता है, PN सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, PN सीक्वेंस के ऊपर हमने दोनों मेथड्स भी डिस्कस किए हैं। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, इसका सॉल्यूशन मैं भेज दूंगा आपको। और फिर कल हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ स्प्रेड स्पेक्ट्रम कम्युनिकेशन, देयर डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम कम्युनिकेशन एंड फ्रीक्वेंसी होपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम कम्युनिकेशन। तो चीजें धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, चीजें समझ में आ रही होंगी, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, यूनिट जल्दी खत्म हो जाएगी, फिर हम यूनिट सेकंड पे चलेंगे। आप लोग इसी तरीके से साथ में बने रहिए, पढ़ाई करते रहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट 4 कंप्लीट होते ही मैं यूनिट 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे दूंगा जो कि एग्जाम में आते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।